हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्चेस में। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं जुलाई मंथ से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनने वाले हैं उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यदि आप जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यह नंबर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप पीडीएफ कैसे परचेज कर सकते हो। तो शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की। आज का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या, हाल ही में G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि G20 का जो नया शेरपा है वह अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो याद रखना दोस्तों, न्यू शेरपा कौन बन गए हैं, तो यह अमिताभ कांत बन गए हैं। और आप देख सकते हो ये है अमिताभ कांत। तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत दोस्तों भारत के G20 के नए शेरपा बने हैं और इन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्थान लिया है। मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत व प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। दोस्तों शेरपा सदस्य देश के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करें G20 की, ग्रुप ऑफ 20 की। दोस्तों ये जो G20 है इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। G20 की जो स्थापना है वह 26 सितंबर 1999 को की गई थी। दोस्तों भारत G20 का हिस्सा ये आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि G20 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर होने वाला है, तो इंडोनेशिया में होने वाला है। साथ ही दोस्तों 2023 का जो आयोजन है वह हमारे देश भारत में होने वाला। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो यह राज्य बना है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4। तो याद रखना दोस्तों कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 13 एक्सप्रेस वे। ये आपको याद रखना कौन सा स्टेट है, तो यह यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो नए उपचुनाव आयुक्त है वह R.K. गुप्ता बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और R.K. गुप्ता ने दोस्तों T. श्रीकांत की जगह ली है। मैं आपको बता दूं कि R.K. गुप्ता भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। दोस्तों इन्होंने T. श्रीकांत का स्थान लिया है। साथ ही यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे, तो यह राजीव कुमार बने हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो यह राजीव कुमार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 है इसका खिताब दोस्तों पल्लवी सिंह ने जीता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है पल्लवी सिंह, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया है। दोस्तों इसे शुरू किया है गूगल ने। बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को शुरू किया है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों इस पहल के उद्देश्य की बात करें तो संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना है ताकि छोटे शहरों में नए स्टार्टअप विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सके। मैं आपको बता दूं स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल 9 सप्ताह का कार्यक्रम होगा जो फिनटेक, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, ई कॉमर्स, भाषा, सोशल मीडिया और नेटवर्किंग सहयोगी को एक साथ लाने का मंच प्रदान करेगा। तो दोस्तों याद रखना कि अमेरिका की दोस्तों बहु प्रौद्योगिकी कंपनी है और इसने इस पहल को शुरू किया है और इस पहल का नाम याद रखना दोस्तों स्टार्टअप स्कूल इंडिया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गूगल की, तो गूगल को डिटेल में समझ लेते हैं। तो गूगल दोस्तों अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी। इसका मुख्यालय
कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और इसके जो संस्थापक है दोस्तों वह सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज थे। मैं आपको बता दूं कि गूगल के जो सीईओ है वह सुंदर पिचाई है और सीईओ दोस्तों रूट पोर्ट है। पेरेंट कंपनी है गूगल की अल्फाटेक इंक, ये आपको याद रखना है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए दोस्तों गूगल से जो आपको याद रखना। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के सदस्य के लिए वीरेंद्र हेगड़े, पीटी उषा, इलैयाराजा और विजेंद्र प्रसाद गारू को, मतलब ये 4 लोग हैं जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के लिए मनोनीत किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 5 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप ये चारों जो राज्यसभा के सदस्य हैं जिनको मनोनीत किया है ये देख सकते हो। ये दोस्तों वीरेंद्र हेगड़े, पीटी उषा, इलैयाराजा और विजेंद्र प्रसाद गारू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो अतिरिक्त प्रभार है वह मिला है इस्पात मंत्रालय का। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि वर्तमान में उड्डयन मंत्री है। दोस्तों मैं आपको बता दूं स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये नियुक्तियां केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद हुई है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद के खंड 2 के तहत इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और सभी केंद्रीय मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो इस्पात मंत्रालय का। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब CII का जो उपाध्यक्ष है वह निम्न में से किसे चुना गया है। यह चुना है दोस्तों संजीव पुरी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब CII के जो वाइस प्रेसिडेंट है इसके रूप में दोस्तों संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। तो दोस्तों शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है शिंजो आबे जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है जापान के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जापान के पूर्व PM शिंजो आबे की मौत हो गई है। चुनावी भाषण के दौरान दोस्तों उनको गोली मार दी गई थी जिससे उनको उसके तुरंत बाद ही उन्हें हार्ट अटैक भी आया था, जिसके कारण दोस्तों उनका खून बहुत ही ज़्यादा बह गया और उससे उनकी मौत हो गई। तो जापान के पूर्व PM शिंजो आबे का जो संबंध है दोस्तों वहाँ की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से था। शिंजो आबे एक जापानी राजनेता थे जिन्होंने 2006 से 2007 और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों भारत सरकार ने 2021 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों गेल के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गेल है इसके चेयरमैन दोस्तों नियुक्त किया गया है संदीप गुप्ता को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है संदीप कुमार गुप्ता जिन्हें गेल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। तो संदीप कुमार गुप्ता को गेल के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में चुना गया है। वह दोस्तों मनोज जैन की जगह लेने वाले हैं जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं लोक उद्यम चयन बोर्ड ने संदीप कुमार गुप्ता के नाम की सिफारिश की थी। वह दोस्तों वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वित्त निदेशक के रूप में कार्यरत थे। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि गेल के जो चेयरपर्सन है वह किसे नियुक्त किया है दोस्तों, तो संदीप कुमार गुप्ता को। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं गेल की मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और इसका मुख्यालय याद रखना दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2022 कब मनाया गया है।
तो दोस्तों ये जो जीएसटी डे है यह प्रति वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो भारत में 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष दोस्तों भारत 5वां जीएसटी दिवस मना रहा है। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस मनाया गया था। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एक एकीकृत बाजार बनाता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारत में जो वस्तु सेवा कर है मतलब जीएसटी है, इसे कब लागू कर दिया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया था। और भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, तो 161वां देश आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला जो भारत का प्रथम राज्य बना था वह असम बना था। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, तो अनुच्छेद मतलब आर्टिकल नंबर याद रखना दोस्तों 279 का पार्ट ए, याद रखना 279 का पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव है वह किस समिति ने दिया था, तो विजय केलकर समिति ने दिया था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जीएसटी से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि वीरेंद्र सिंह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीरेंद्र सिंह है दोस्तों यह एक हॉकी प्लेयर थे। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहाँ से सफल परीक्षण किया है। तो यह सफल परीक्षण किया दोस्तों चांदीपुर उड़ीसा से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि के वेणुगोपाल कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों ये जो भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, इनका जो कार्यकाल है वह 3 माह मतलब 90 दिवस के लिए बढ़ा दिया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है के वेणुगोपाल। 91 साल के वेणुगोपाल का दोस्तों जो कार्यकाल है 90 दिन का दोस्तों इनको तीसरा सेवा विस्तार मिला है। इन्हें दोस्तों जुलाई 2017 में राष्ट्रपति द्वारा भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। और इनका जो वर्तमान कार्यकाल है वह 30 जून 2022 को समाप्त भी हो गया है। दोस्तों यह व्यक्तिगत कारणों से संवैधानिक पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं हैं। वह संवैधानिक और कॉर्पोरेट कानून से जुड़े कई मामलों में पेश भी हो चुके हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल की। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल मतलब महा न्यायवादी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो संविधान के भाग 5 में दोस्तों आर्टिकल नंबर है 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि संविधान में जो महान्यायवादी होते हैं इनके कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है और इसे हटाने को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं है। यह दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब जब राष्ट्रपति चाहे महान्यायवादी को हटा सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों कोई भी महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि भारत के जो महान्यायवादी होती है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के दोस्तों यूजिन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक अपने नाम किया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विश्व चैंपियन में सिल्वर मेडल जीतने वाले यह पहले भारतीय है। याद रखना इनका नाम क्या है, नीरज चोपड़ा है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना कि ये जो जेवलिन थ्रो है इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो एंडरसन पीटर्स ने जीता है। ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2, रजत पदक जीता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वह किसने दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 है इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वह दिया गया है अजय देवगन और सूर्या को। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, अजय देवगन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड की
22 जुलाई 2022 को घोषणा कर दी गई है। इसमें तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन और साउथ स्टार सूर्या को दोस्तों सोरारई पोर्ट्रो के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यह जो पुरस्कार है यह 2020 के लिए दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि सूर्या के जो सोरारई पोर्टर है इसको ऑल टाइम एंटरटेनिंग फिल्म का अवार्ड भी मिला है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है इससे संबंधित दोस्तों। बेस्ट हिंदी फिल्म की अगर बात करें तो इसका अवार्ड तुलसीदास को मिला है। वहीं दोस्तों बेस्ट पॉपुलर फिल्म का जो अवार्ड है वह तानाजी को मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वह अपर्णा बालमुरली को मिला है, जो कि सोरारई पोर्ट्रो की तो अभिनेत्री है। तो याद रखना आपको कि 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों, तो अजय देवगन और सूर्या को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड अजय देवगन। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरबपतियों की जो सूची है इसमें गौतम अडानी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। दोस्तों भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी, जिनकी कुल संपत्ति 115.6 बिलियन डॉलर है। और दोस्तों अब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एलन मस्क 230 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर व्यक्ति है। यहाँ पे साथ ही मैं आपको बता दूं कि फोर्ब्स की सूची में दोस्तों मुकेश अंबानी को 10वां स्थान पर रखा गया है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों टॉप 3 जिनके नाम है एलन मस्क पहले स्थान पर और बर्नार्ड अर्नोल्ट दोस्तों दूसरे स्थान पर है, वहीं जेफ बेजोस तीसरे स्थान पर है। तो याद रखना दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। चौथा स्थान मिला है दोस्तों अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी जी को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं यदि आप जनवरी 2022 से दोस्तों जनवरी 2022 से जून 2022 तक आप PDF परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे नंबर 7566836900 पर आप दोस्तों इसके लिए 51 रुपीज़ पे करना होगा। आपको यहाँ पे फ़ोन पे या गूगल पे ओनली 51 रुपीज़ पे करना है, जिसमें आपको दोस्तों जनवरी 2022 से जून 2022 तक का जितना भी करेंट अफेयर हमने किया है उनकी PDF के फॉर्मेट में दोस्तों आपको फाइल मिल जाएगी, जहाँ से आप इन क्वेश्चन का रिवीजन मतलब आपका एग्जाम हो तब आप इनको रिवाइज करने में दोस्तों आसानी होगी, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप PDF परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर दोस्तों जो फ़ोन पे या गूगल पे करोगे उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर आपको सेंड करना है। उसके तुरंत बाद हमारी व्हाट्सएप टीम आपको PDF प्रोवाइड करवा देगी। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एशिया कप का जो आयोजन है वो होने वाला है UAE में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका में चल रहे जो आर्थिक संकट है इसके कारण एशिया कप का जो आयोजन है वो अब UAE में किया जाएगा। मतलब पहले दोस्तों ये जो एशिया कप है इसका आयोजन कहाँ होने वाला था तो श्रीलंका में, लेकिन आर्थिक संकट के कारण यहाँ पे दोस्तों इसका आयोजन अब कहाँ पे होने वाला है तो UAE में किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष दोस्तों सौरभ गांगुली ने यह पुष्टि की है श्रीलंका में होने वाला जो एशिया कप है यह UAE में खेला जाएगा। यह दोस्तों 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा और इसे T20 प्रारूप में खेला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष है वो जय शाह है और यहाँ के जो उपाध्यक्ष है वह पंकज खिमजी है। मैं आपको बता दूं कि 2018 का अगर खिताब किसने जीता था तो हमारे देश भारत ने दोस्तों एशिया कप का खिताब जीता था। ये आपको याद रखना है। याद रखना है कि एशिया कप 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा दोस्तों तो UAE में। यह पहले श्रीलंका में आयोजित होने वाला था लेकिन अब इसका जो आयोजन है वो UAE में किया जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बन गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का जो पहला 100%
हर घर जल प्रमाणित जिला ये बना है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बुरहानपुर मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर भारत का एकमात्र ऐसा जिला है दोस्तों जहां सभी 254 गांवों के लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने दोस्तों वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर घर जल योजना शुरू की। वर्तमान में दोस्तों इस योजना के तहत लगभग 51% लक्ष्य पूरा हो चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2019 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी, तब ये आंकड़ा 17% था और 17% से दोस्तों अब कितना प्रतिशत हो गया, तो 51% लक्ष्य पूरा हो चुका है। याद रखना आपको कि भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बन गया है, तो यह दोस्तों बुरहानपुर बना है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है, तो यह भोपाल है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं वर्तमान में जो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो यह शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के गवर्नर दोस्तों मंगू भाई पटेल है। ये आपको याद रखना है। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है आलोक शर्मा और सुमन बेरी के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा और नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने दोस्तों ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। एक्सीलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन, ये आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। मैं आपको बता दूं ई अमृत ऐप दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लाभ, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार में विकास से संबंधित जानकारी आदि जैसी जानकारी प्रदान करेगा। इस ऐप को दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों आलोक शर्मा और सुमन बेरी ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, तो यह आपातकाल घोषित किया है दोस्तों मंकी पॉक्स को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल, याद रखना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है और ये जो WHO है इसके महानिदेशक कौन है दोस्तों, तो याद रखना यह टेड्रोस एड्रेनॉम है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पहली खेलो इंडिया फेसिंग विमेंस लीग कहां पर शुरू हुई है। ये जो पहली खेलो इंडिया फेसिंग विमेंस लीग है इसकी जो शुरुआत है वह नई दिल्ली में हुई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 न्यू दिल्ली। दोस्तों पहली खेलो इंडिया फेसिंग विमेंस लीग दोस्तों 25 से 29 जुलाई तक तालकटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। यह महिलाओं के लिए दोस्तों अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है और यह 3 चरणों में आयोजित की जाएगी और इस आयोजन में दोस्तों 12 राज्यों की लगभग 300 महिलाएं भाग ले रही है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि पहली खेलो इंडिया फेमिंग विमेंस लीग का जो शुरुआत है दोस्तों वह कहाँ पर हो रहा है, तो नई दिल्ली में, और नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सुकुराजिमा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है और यह किस देश में स्थित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सुकुराजिमा ज्वालामुखी है यह स्थित है जापान में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों हर साल किसी ना किसी आपदा का जो शिकार होने वाला देश है वह जापान में अब एक नई मुसीबत आई है, मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी है इसने एक परेशानी बढ़ा दी है। जापान के दोस्तों कोगोशिमा प्रांत स्थित सुकुराजिमा ज्वालामुखी बड़े विस्फोट के साथ फट गया है। तो विस्फोट के कारण दोस्तों कई किलोमीटर लंबी राख और जहरीली धुएं की एक चादर फैल गई है।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि सुकुराजिमा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है और यह किस देश में स्थित है, तो जापान देश में स्थित है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है, तो याद रखना दोस्तों टोक्यो है। और हाल ही में दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था दोस्तों शिंजो आबे, इनकी दोस्तों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और साथ ही यहाँ पे आपको याद रखना है कि शिंजो आबे को 2021 में दोस्तों इन्हें भारत के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मारियो द्रागी किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मारियो द्रागी है यह प्रधानमंत्री थे इटली के। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो ये है प्रधानमंत्री मारियो द्रागी। दोस्तों यह किस देश से अपना संबंध रखते हैं, तो इटली से। तो इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने दोस्तों 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। मारियो द्रागी ने फरवरी 2021 में एक यूनिटी सरकार का नेतृत्व किया था। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मारियो द्रागी की गठबंधन सरकार तब टूट गई है जब के 3 सहयोगियों ने दोस्तों विश्वास मत में भाग लेने से इनकार कर दिया। तो याद रखना है कि मारियो द्रागी किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो यह इटली के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं इटली की, तो इटली की जो राजधानी है दोस्तों याद रखना है वह रोम है। और इटली की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो यह यूरो है, यह आपको पता होना चाहिए। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल एनर्जी प्राइज है इससे सम्मानित किया गया है कौशिक राजशेखर को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है कौशिक राजशेखर। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक ने जो मुख्य अर्थशास्त्री है वह नियुक्त किया है इंदरमित ग्रिल को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये दोस्तों इंदरमित ग्रिल जिन्हें विश्व बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। इंदरमित गिल एक भारतीय नागरिक है और दोस्तों विश्व बैंक ने इन्हें अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह दोस्तों अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट के जगह लेने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मुख्य अर्थशास्त्री है इंदरमित गिल, इनका जो कार्यकाल है वह 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगा। इंदरमित गिल दोस्तों विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय हो गए। इससे पहले कौशिक बसु 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री रहे थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया है, तो यह इंदरमित ग्रिल को नियुक्त किया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें विश्व बैंक की, मतलब वर्ल्ड बैंक की, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। याद रखना दोस्तों वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वह जुलाई 1944 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वह वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है दोस्तों, तो यह डेविड मालपस है। साथ ही आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के जो एमडी और सीईओ है वह कौन है, तो यह दोस्तों अंशुला कांत है। यह आपको पता होना चाहिए। याद रखना दोस्तों वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, अंशुला कांत। यहाँ के अध्यक्ष दोस्तों डेविड मालपस है। स्थापना कब की गई थी, तो जुलाई 1944 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ने के पहले दोस्तों जल्दी से आप लेक्चर को लाइक कर दें और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये जो हमने चेंजेस किए हैं वह आपको कैसे लग रहा है। और साथ ही आपकी लाइक से ये भी पता चल जाएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। दोस्तों क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। फार्मूला 1 रेस ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह जीता है, याद रखना किसने जीता है, तो यह जीता है दोस्तों मैक्स वर्स्टेपन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मैक्स वर्स्टेपन। दोस्तों रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टेपन ने फार्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों मैक्स वर्स्टेपन ने वर्ष 2022 सीजन में 7वीं बार फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स की जो हाल ही मतलब 2022 में आयोजित किए गए थे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। दोस्तों यह फेरारी के ड्राइवर और मोनाको से अपना संबंध रखते हैं।
अगला है दोस्तों बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसका भी खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। नेक्स्ट है दोस्तों मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने जीता था, जो कि रेडबुल के ड्राइवर है और दोस्तों यह नीदरलैंड से संबंध रखते हैं। अगला है दोस्तों मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह सर्जियो पेरेज ने जीता था। यह दोस्तों रेडबुल के ड्राइवर है और यह मैक्सिको के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब कार्लोस सेन ने जीता है, जो कि फेरारी के ड्राइवर और स्पेन से अपना संबंध रखते हैं। और अगला ग्रैंड प्रिक्स है दोस्तों स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है, जो कि रेडबुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड से अपना संबंध रखते हैं। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे आपको फार्मूला 1 रेस ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो यह लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य के बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम राज्य के बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 असम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल जगदीश मुखी बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। याद रखना है कि वर्तमान में असम राज्य के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो यह जगदीश मुखी है। असम की दोस्तों बराक घाटी को जल्द ही दूसरा वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा, जिसमें बोरेल वन्यजीव अभयारण्य पहले से है। दोस्तों इस क्षेत्र में स्लो लोरिस, रिसस मेकाक और पिग टेल्ड मेकाक आदि प्रजातियां पाई जाती है। तो याद रखना दोस्तों कि असम राज्य के बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं असम राज्य के राष्ट्रीय उद्यान की। तो असम राज्य में दोस्तों 7 नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। असम राज्य के जो 7 नेशनल पार्क हैं उनके नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है दोस्तों नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है दोस्तों औरंग राष्ट्रीय उद्यान और छठा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और सातवां है दोस्तों देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। मतलब ये 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य के और इनकी लोकेशन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम राज्य में कुल 7 नेशनल पार्क है, वहीं मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क और अंडमान में 9 नेशनल पार्क है। बात करें दोस्तों कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में कितने, तो 12 और दूसरे नंबर पर है दोस्तों अंडमान में। अंडमान में दोस्तों 9 नेशनल पार्क है और तीसरा स्थान किसका है, तो याद रखना यह असम का है। असम में दोस्तों 7 नेशनल पार्क है जिनके नाम दोस्तों मैंने आपको बता दिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले पहले कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए हैं। दोस्तों यह बने हैं फ्रांस के गुस्ताव मैकिनॉन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों याद रखना कि गुस्ताव मैकिनॉन अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने हैं और आप देख सकते हो यह गुस्ताव मैकिनॉन। दोस्तों फ्रांस के सलामी बल्लेबाज गुस्ताव मैकिनॉन अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने दोस्तों 18 साल 280 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अफगानिस्तान के बल्लेबाज हजरतुल्लाह जाजई ने दोस्तों 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 20 साल 337 दिन के उम्र में दोस्तों यह शतक लगाया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के इतिहास में पुरुष कैटेगरी में दोस्तों शतक लगाने वाले जो सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं वो कौन बन गए हैं, तो यह गुस्ताव मैकिनॉन बन गए हैं, जिनका संबंध है दोस्तों फ्रांस देश से है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं ICC की, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसकी स्थापना 15 जून, याद रखना दोस्तों, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई, याद रखना दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। दोस्तों इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह ग्रेग बार्कले है। याद रखना ICC के अध्यक्ष कौन है, तो यह ग्रेग बार्कले है और इसके CEO जोफ एलार्डिस है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है ICC से जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर दोस्तों भारत की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध के दौरान दोस्तों भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था और ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा भी कर लिया था। दोस्तों हर साल 26 जुलाई को प्रधानमंत्री युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 26 जुलाई को। और अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस की। तो 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस मतलब जीएसटी डे मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और 23 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जुलाई मंथ से जो आपको याद रखना है। दोस्तों कि किस राज्य की सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू किया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 2। तो आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने विशाखापट्टनम जिले के पद्मनाभम मंडल में पायलट आधार पर दोस्तों फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। दोस्तों इस परियोजना को ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने दोस्तों याद रखना कि आंध्र प्रदेश राज्य ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री वाएस जगन मोहन रेड्डी है और यहाँ के जो गवर्नर है वह विष्णु भूषण हरिचंदन है। आपको मैं बता दूं आंध्र प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो अमरावती है। लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 25, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 है। साथ ही दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद भी है, जिसमें सीट की बात करें तो यह 58 मतलब 58 है। तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री वाएस जगन मोहन रेड्डी है और यहाँ के गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन है। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की जो मेजबानी है वह कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसकी मेजबानी करने वाला है हमारा देश भारत। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी ने 26 जुलाई को घोषणा की है कि भारत 2025 में महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी करेगा। दोस्तों भारत ने आखिरी बार 2013 में महिला विश्व कप की मेजबानी की थी। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बांग्लादेश 2024 में महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा, जबकि 2026 में संस्करण इंग्लैंड में दोस्तों आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की जो मेजबानी है वह कौन सा देश करने वाला है? तो हमारा देश भारत करने वाला है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं आईसीसी की मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसकी स्थापना दोस्तों 15 जून डेट आपको याद रखना है 15 जून 1909 को की गई थी। मैं आपको बता दूं इसका जो मुख्यालय दोस्तों वह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष वर्तमान में कौन है इसके? तो यह ग्रेग बार्कले है और सीईओ जेफ अलार्डिस है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है आईसीसी से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से हाल ही में किस नेता को सम्मानित किया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड है इससे सम्मानित किया दोस्तों यूक्रेन के प्रधानमंत्री व्लादिमीर जेलेंस्की को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दोस्तों सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। जेलेंस्की ने दोस्तों लंदन कार्यालय में एक समारोह के दौरान वीडियो लिंक के द्वारा यह पुरस्कार स्वीकार किया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो यह यूक्रेन के प्रधानमंत्री
वोलोडिमिर जेलेंस्की को सम्मानित किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में हाल ही में 5 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं। मैं आपको बता दूं तमिलनाडु में दोस्तों 3 आर्द्रभूमि स्थल जिनके नाम हम बात कर लेते हैं। करिकिलो पक्षी अभयारण्य, दूसरा है दोस्तों पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और तीसरा है दोस्तों पिंचवरम मैंग्रोव वन। यहीं पे हम दोस्तों बात करें मिजोरम में एक पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश में दोस्तों एक आर्द्रभूमि जिसका नाम है साक्य सागर, इसे दोस्तों रामसर साइट में शामिल कर लिया है। इस प्रकार दोस्तों देश में रामसर स्थल की जो संख्या है वह 49 से बढ़कर 54 हो गई है। याद रखना अब रामसर स्थल कितने हैं दोस्तों भारत में, तो 54 मतलब 54 है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं रामसर साइट की, तो रामसर साइट एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रामसर है यह ईरान में एक शहर है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिसे 1975 में लागू किया गया था। भारत की पहली रामसर स्थल की बात करें दोस्तों तो यह कौन सी है, तो उड़ीसा में स्थित जो चिल्का झील है यह भारत की पहली रामसर साइट है, यह आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि भारत में कितने नए स्थल घोषित किए गए हैं, तो 5 रामसर साइट घोषित किए गए हैं। यहीं पे आपको याद रखना है कि अब कुल कितने रामसर साइट हो गए भारत में, तो 54 मतलब 54 हो गए हैं। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के किस शहर में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 28 जुलाई से भारत में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन शुरू हो गया है और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 चेन्नई। दोस्तों 1927 से आयोजित हो रही इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की जो मेजबानी है वह भारत में पहली बार और 30 साल बाद एशिया में हो रही है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 189 दोस्तों देश भाग लेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो 44वें शतरंज ओलंपियाड है इसका आधिकारिक शुभंकर क्या है, तो यह थम्बी है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है इसका आधिकारिक शुभंकर थम्बी। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विश्व शतरंज महासंघ की, मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की। तो दोस्तों जितने भी शतरंज के खेल होते हैं विश्व में उन्हें रेगुलेट कौन करता है, तो फिडे रेगुलेट करता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फिडे की जो स्थापना है, मतलब विश्व शतरंज महासंघ की जो स्थापना है दोस्तों वह 20 जुलाई, डेट याद रखना 20 जुलाई 1924 को की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह आर्कडी डवरकोविच है, यह आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है विश्व शतरंज महासंघ से जो आपको याद रखना। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो विश्व बाघ दिवस है यह प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो दोस्तों दुनिया भर में बाघों के सामने आने वाले खतरों और समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना है। हम बात करें विश्व बाघ दिवस 2022 के थीम की, तो ये क्या है दोस्तों, तो इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर 2 रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन। याद रखना इस वर्ष की थीम क्या है, तो इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर 2 रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन, यह इस वर्ष की थीम है। याद रखना आपको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेलों मतलब कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं इसके लिए भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक है वह मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु बनी हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और शटलर पीवी सिंधु को दोस्तों राष्ट्रीय मंडल खेलों 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि
पीवी सिंधु गोल्ड कॉस्ट में 2018 जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था इसमें भी दोस्तों ध्वजवाहक थी। तो याद रखना आपको यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए भारत का जो ध्वजवाहक है वह कौन बन गई दोस्तों? तो यह बन गए दोस्तों मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2 उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का जो शुभारंभ है वह कहाँ पर किया है? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का जो शुभारंभ है वह गुजरात में किया है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? मैं आपको बता दूं कि भारत देश की जो सबसे अमीर महिला है वह बन गई है रोशनी नाडर मल्होत्रा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 1। दोस्तों कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी हैं। वर्ष 2021 में इनकी जो कुल संपत्ति थी वह 54% से बढ़कर लगभग दोस्तों 84,330 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रोशनी नाडर मल्होत्रा के बाद दोस्तों 57,520 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ फाल्गुनी नायर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही है। यहीं पे तीसरे स्थान की अगर बात करें तो यह दोस्तों बायोकॉन की फाउंडर और CEO किरण मजूमदार स्वाहा तीसरे स्थान पर रही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत की जो सबसे अमीर महिला है दोस्तों वो कौन है? तो यह रोशनी नाडर मल्होत्रा है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों फाल्गुनी नायर और तीसरे नंबर पर है किरण मजूमदार शाह। ये आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का 77 वर्ष की उम्र में दोस्तों निधन हो गया है। वह अपना संबंध किस देश से रखते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल जिनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और यह अपना संबंध आयरलैंड देश से रखते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों आपको हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर आज का कैसा लगा ये जरूर बताएं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।